नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए ज़हरा आज लेकर आई हूँ आपके समक्ष लखनवी अंदाज नामक पाठ, जिसको लिखा है यशपाल ने और ये आपके क्षितिज पुस्तिका से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता हैं यशपाल, इन्होंने लखनवी अंदाज पाठ जो है लिखा है और इस पाठ में लेखक ने दिखावा पसंद लोगों के बारे में वर्णन किया है, उनकी जीवन शैली के बारे में वर्णन किया है। और इस पाठ के द्वारा लेखक हमें ये बताना चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बिना किसी पात्र के, बिना सोच के, बिना किसी घटना के, बिना किसी उद्देश्य या विचार के भी स्वतंत्र रूप से आजकल रचनाएं लिखी जाती हैं या लिखी जा सकती हैं। और इस पाठ द्वारा लेखक ने ये भी बताने की कोशिश की, एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी में दिखावा पसंद लोगों के बारे में बताया है। और लेखक ने ये बताया कि केवल प्रदर्शन करना और आडंबर में जीना और आडंबर में जीकर नई कहानी के लेखक जो है वो बिना विचार के, बिना उद्देश्य के या बिना पात्र के केवल एक घटना को लेके अपनी इच्छा के हिसाब से वो कहानी लिखते हैं। और इस कहानी में बहुत छोटी सी रोचक कहानी है। नवाब साहब जो अहम किरदार हैं, उनके साथ लेखक का जो इंटरैक्शन हुआ उसको लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। और यहाँ पर कहानी में जो नवाब साहब हैं और उनके द्वारा खीरे काटकर खिड़की से फेंकने को आधार बनाकर लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। नवाब साहब खीरे को सूंघते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, सूंघकर ही खीरे का स्वाद लेते हैं और ये सब दिखावा वो करते हैं जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि ओरिजिनल नहीं है। उनके जो सिर्फ ढोंग के उससे वो सिर्फ ढोंग करते हुए वो लेखक के सामने अपनी चीज़ों को दिखाते हैं। और इस व्यवहार से लगता है कि आम लोग जो हैं, जो कार्य अकेले में करना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोई देख नहीं रहा है, कहीं देख न ले और उनकी शान में कोई फ़र्क ना आ जाए, इसीलिए वो आडंबर का जीवन जीते हैं। यानी कि अकेले में तो कुछ और होते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो दिखाने का एक नाटक करते हैं, एक आडंबर करते हैं और अपनी शान को बरकरार रखते हैं। और समाज में भी बच्चों ऐसा है कि लोग दिखावा पसंद संस्कृति के आदी हो गए हैं। लोग वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं, लोग दूसरों को दिखाने में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और दिखावा पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये बहुत प्यारा सा छोटा सा पाठ है लखनवी अंदाज, और इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लेखक के बारे में और जानते हैं उनके बारे में। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो यहाँ पे लेखक का छोटा सा परिचय है और इस परिचय में जो है ये बताया गया है कि यशपाल जी जो हैं वो, उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो कांगड़ा में हुई और उनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ।
ये स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़े रहे, क्रांतिकारी की धारा से जुड़ाव इनका था, जेल भी गए। और इन्होंने जो अपनी रचनाओं में लिखा, विशेषकर इन्होंने राजनीतिक पाखंड या जो दिखावा है, रूढ़िवादी है, या जिसको बोलते हैं दकियानूस के विचारधाराओं को उन्होंने अपनी उपन्यासों में जगह दी है। उसके खिलाफ में ये लिखते रहे, उनकी रचनाएं दिखती हैं। और उनकी ये ढेर सारी कहानी संग्रह जो अब अभी उल्लेख हुआ है, ज्ञान दान और तर्क का तूफान, ये सारी उनके काम का यहाँ पर उल्लेख है, जो कि उपन्यास या कहानी संग्रहों के फॉर्म में है। तो बच्चों चलते हैं, आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी का थोड़ा सा एक जो समरी है या जो बेस है वो जानते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग या साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने केवल इसलिए साबित करने के लिए लिखा था कि कोई भी कहानी बिना पात्र या बिना किसी बेस या बिना किसी एक उस पर लिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने व्यंग भी किया है कि किस तरह से समाज का एक वर्ग जो है उस पर कटाक्ष भी किया है कि जो वास्तविक जीवन को नहीं जीते हैं, उससे दूर होते हैं, जो असलियत है, प्रैक्टिकलिटी है, उससे बेखबर होते हैं और बनावटी जीवन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके आदी हो चुके हैं। और आज के समय में भी, वो तो उनके ज़माने की बात थी, आज के समय में भी हम देखते हैं कि दिखावा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है, बजाय इसके कि वो एक वास्तविक जीवन जिएं। यहाँ पे बच्चों जो पाठ के अंदर कुछ शब्द हैं उनका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, उनका मतलब अर्थ दिया हुआ है। आप इसको जब आप लेक्चर सुने तो आप बिल्कुल इन वर्ड्स को लेके आप अपने आगे के लेक्चर्स में इन वर्ड से हेल्प ले सकते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं। आपकी किताब से ही उठाए हुए ये शब्दार्थ हैं। अगर बुक आप लेके बैठते हैं तो बुक से भी आप इनकी मदद ले सकते हैं। तो हम चलते हैं, एक समरी तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि कहानी किस तरह से रूप लेती है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास के में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक को जाना था आसपास किसी एक स्टेशन पे उनको उतरना था, बहुत दूर की जर्नी नहीं करनी थी। मुफस्सिल का मतलब जो एक सेंटर प्लेस जहाँ से कि इर्द गिर्द के स्थान को या जगहों को कवर किया जा सके। तो वैसी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया, जो कि महंगा तो ज़रूर था, ज़्यादा दाम था, लेकिन वो उससे उन्होंने लिया कि इसमें भीड़ नहीं होती और यहाँ पे उनको एकांत मिलेगा, वातावरण मिलेगा और खिड़की से ये बाहर का नैसर्गिक दृश्य देखते हुए, प्राकृतिक दृश्य देखते हुए ये अपनी कहानी के संबंध में कुछ सोच सकेंगे। और इसी वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो डिब्बा पकड़ा इन्होंने, अपना रेल का डिब्बा पकड़ा, दौड़ के पकड़ा, गाड़ी छूट रही थी और उसमें जब वो चढ़े तो उनके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, प्रतिकूल यानी विपरीत, उल्टा क्या हुआ, डब्बे में ऐसा नहीं था कि डिब्बा खाली मिला, उसमें एक व्यक्ति
बर्थ पे लेटे हुए थे। और वो कौन थे? बैठे थे कौन? लखनऊ के नवाब, जो कि सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल बैठे हुए थे पालथी मार के। और उनके सामने एक तौलिए के ऊपर 2 ताज़े खीरे रखे हुए थे। और जैसे ही लेखक का डिब्बे के अंदर एंट्री हुई तो सज्जन की जो आंखें थी वो बिल्कुल चिंता में हो गई कि और असंतोष यानी अनसेटिस्फाइड नज़रों से उन्होंने लेखक को देखा, असंतोष की नज़रों से देखा। और इससे लेखक को ये लगा कि शायद उनका आना उस नवाबजादे को पसंद नहीं था और इसीलिए लेखक ने नवाब साहब से अपनी आंखें चुरा ली और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि उनके घुसते ही नवाब साहब ने किसी तरह का उत्साह नहीं व्यक्त किया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कैसे नवाब साहब जो हैं उनकी डब्बे में, रेल के डब्बे में घुसने से किस तरह से वो परेशान हो गए, असुविधा हो गई, उनको संकोच होने लगा। और लेखक इसका अनुमान लगाने लगे कि आखिर वो इस तरह से क्यों महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि नवाब साहब क्योंकि नवाबी ठाठ है तो वो अकेले यात्रा करना चाहते रहे हों और सोचा हो कि किफ़ायत के कारण वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये ख़राब लग रहा था कि कोई उन्हें देख न ले कि वो छोटे से मंझले दर्जे में सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उन्हें ये भी संकोच रहा होगा कि खीरे खरीद के खाने, खीरा खरीद के खाते हुए भी कोई उन्हें ना देख ले कि वो कैसे किसी के सामने खीरा खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आडंबर है, जो दिखावा है, उसको लेखक उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से लोग एक प्रैक्टिकलिटी को छोड़ के, वास्तविकता को छोड़ के दिखावे का दामन पकड़ लेते हैं। तो यहाँ नवाब के माध्यम से वो बता रहे हैं कि नवाब जो है अपनी नवाबियत को छोड़ना नहीं चाहते और अपने आडंबर में परेशान हैं और संकोच दिखा रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद नवाब साहब का थोड़ा सा रंग ढंग बदला। वो खिड़की से थोड़ा सा, जब खिड़की के बाहर देखते हुए फिर कुछ देर के बाद उनके मिजाज में तब्दीली आई, तब उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे, यानी खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी खीरा खाना पसंद करेंगे। तो अचानक ये स्वभाव में या उनके भाव में परिवर्तन देख के लेखक थोड़ा सा अचंभित हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो समझ गए कि वो नवाब जो है अपनी शराफत का भी आडंबर बनाए रखने के लिए इस तरह का जो एक भाव परिवर्तन है वो लेखक के सामने वो दिखा रहा है। और जब लेखक से पूछा गया, नवाब ने जब पूछा कि वो खीरा खाएंगे, तो लेखक ने जवाब में दिया कि नहीं, वो नहीं खाएंगे, आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों से सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो ये सारी चीज़ें लेखक देख रहे हैं, किस तरह से नवाब साहब ने खीरे को काटा। नवाब साहब ने बड़े नज़ाकत के साथ जो है एक तौलिया उतारी जिस पे खीरे रखे थे, उसको झाड़ा, अपने सामने बिछाया और नीचे सीट के नीचे जो बर्तन रखा था जिसमें पानी था, उसे खीरे को खिड़की के बाहर पानी से धोया, उस तौलिए में पोंछा
और अपनी जेब से चाकू निकालकर खीरे के सर को बहुत तरीके से काट के उसको छील के बड़े एहतियात से उनको स्लाइसेस में, फाँकों में यानी स्लाइसेस में तरीके से काट के वो उस तौलिए पे सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए ज़ीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर ज़ीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि लखनऊ स्टेशन पे खीरा बेचने का एक तरीका होता है कि उसके साथ नमक और ज़ीरे से भरी पुड़िया और लाल मिर्च मिला हुआ पिसी लाल मिर्च का एक पुड़िया दी जाती है। तो नवाब साहब ने जब खीरों को बड़े सलीके से काटा, उनकी फाँकों पर ये जो मसाला मिला था ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च का, उस पर बुरक दिया यानी उस पर छिड़क दिया। और ये लेखक बड़े ध्यान से देख रहे थे कि जो एक एक भाव भंगिमा थी, जो चेहरे की एक एक बनावट थी नवाब साहब के, वो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा था कि जो उनके मुंह में उस खीरे के प्रति जो है पानी आ रहा था। जो एक होता है ना कि कोई भी अपने मनपसंद की चीज़ देख लो तो मुंह में पानी आने लगता है, तो उस तरह से उनके मुंह में पानी आने लगा। ठीक है। और ये सारी भाव भंगिमा ये देखते देखते लेखक जो हैं अनुमान लगा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर कम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सारी हरकतें जो हैं वो अपनी कनखियों से देख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से वो दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं और अपने नेचुरल चीज़ को छोड़कर, ओरिजिनल चीज़ को छोड़कर वो किस तरह से वो नज़रों से बच के, आम लोगों की नज़रों से बचने का एक यत्न कर रहे हैं। दोबारा नवाब साहब ने जो है लेखक के सामने खीरा खाने की पेशकश की और तारीफ़ में कहा कि ये बालम खीरा है। तो इसके जवाब में लेखक ने देखें क्या रिएक्शन दिया। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। तो जिस तरह से उस खीरे को प्रस्तुत किया गया लेखक के सामने, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो एपेटाइजिंग लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत उनको उसको देखते हुए जो नमक मिर्च का जो छिड़काव उस पर हुआ था, तो उन फाँकों को देख के लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन उनको ये लगा कि जब मैंने एक बार इनकार कर दिया तो दोबारा मैं उसे नहीं लूँगा, और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने दोबारा फिर से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, आप इस वक्त तलब यानी इस वक्त उन्हें उसकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है। मैदा यानी पेट, तो उनका पेट ज़रा ख़राब है, इसलिए आप खाइए, उसको शौक़ फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो यहाँ पे नवाब साहब ने क्या किया, जब लेखक ने मना कर दिया तो नवाब साहब ने बड़े जोश से उस खीरे को उठाया, उस मसाले छिड़के हुए फाँकों को उन्होंने उठाया, स्लाइस को, उसको बहुत उससे अपने चेहरे तक ले गए, होंठ तक लेके गए, उसको सूंघा और उसके बाद मुंह में पानी भर आया। और जो मुंह में पानी भर आया तो उस पानी की घूंट को उन्होंने गले के नीचे से उतार के
वो खीरे के जो टुकड़े थे उस टुकड़े को खिड़की के बाहर फेंक दिया। और वही चीज़ उन्होंने बाकी टुकड़ों के साथ, खीरे की बाकी फाकों के साथ किया कि वो नाक के पास ले जाते थे, उसको सूंघते थे, उसके स्वाद का आनंद लेते थे और खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो यहाँ पे सारे खीरे उन्होंने टुकड़े इसी तरह से सूंघा और नाक के पास ले गए और फेंक दिया खिड़की के बाहर, और तौलिया से अपना हाथ और होंठ पोंछकर और बड़े इत्मीनान से गर्व से आंखें उठा के वो लेखक की तरफ देखते हैं, जैसे वो ये कह रहा हो, नवाब ये कह रहे हो कि हम लोग बड़े रईस हैं, हम लोग ख़ानदानी रईस हैं और ये हम लोग के जीने का और रहने का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तो यहाँ पर नवाब साहब जब ये सारी हरकतें कवायदे करते करते वो थक गए तो वो जाके लेट गए और यहाँ पे उन्होंने अपने ख़ानदानी होने का, तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत का पूरा आडंबर जो है दिखाया, जिसके सामने लेखक ने अपना सर नतमस्तक कर लिया। ठीक है, जिसका सिर खम करना यानी सर झुका लेना, सम्मान में सर झुका लेना। तो हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने तो पहली बार देखा कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा तरीका ये खीरे के इस्तेमाल का। ठीक है, उन्होंने देखा कि किस तरह से खीरे को खाया, बहुत छोटा सा, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा एक तरीका देखा कि किस तरह से एक खीरे का यूज़ होता है कि भाई उसको काटा, पोंछा, धोया, फिर काटा, उसके ऊपर नमक छिड़का, मसाला छिड़का, सूंघा और उसका स्वाद का संतोष किया और उसे फेंक दिया। तो ये बड़ा छोटा सा, एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा तरीका उन्हें लगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है क्या इस तरीके से बाकी चीज़ों की तृप्ति या भूख की तृप्ति हो सकती है, कहीं हुई है इस तरह से भूख की तृप्ति। तो ये सारी चीज़ें लेखक के दिमाग में हो रहा था। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो बिना खाए ही नवाब साहब जो हैं वो ढेर सारे डकार जो है वो लेना शुरू कर दिया नवाब साहब ने। तो यहाँ पे नवाब साहब की जब डकारें आने लगी तो उन्होंने लेखक की तरफ देख के कहा, खीरा तो होता बहुत लजीज है, यानी कि बहुत स्वाद वाला होता है, लेकिन शकील भी होता है साथ में। शकील यानी जिसे आसानी से पचाया नहीं जा सकता, और इसकी वजह से क्या होता है, मैदा यानी पेट जो है वो इसका बोझ नहीं सहन कर सकता और ये पेट खराब कर सकता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे जिस तरह से नवाब ने कहा कि डकार आ गई, बिना खाए डकार भी आ गई, और वो लेखक से वो ये कहने लगे कि इससे पेट भी खराब हो सकता है, इसीलिए उन्होंने खीरा जो है नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो लेखक के ज्ञान रूपी जो नेत्र थे यानी ज्ञान चक्षु थे तुरंत खुल गए। उन्हें ये समझ में आई कि नई कहानियाँ जो आजकल के नए लेखक हैं ये भी इसी तरह का काम करते हैं कि जिसमें सिर्फ दिखावा होता है, ना तो कोई घटना होती है, ना तो कोई जिसको कहते हैं केंद्र बिंदु होता है, केवल एक या ना उसमें कोई विचारधारा होती है, बस एक इच्छा मात्र पर ही नई कहानी जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे लेखक ने किस तरह से आडंबर के बारे में बताया और किस तरह से केवल प्रदर्शन का आडंबर कर नई कहानी के लेखक बिना विचार, बिना उद्देश्य के, पात्र और घटना मात्र के, केवल अपनी इच्छा के कारण वो लिख सकते हैं। और आडंबर को यहाँ पर लेखक ने बताया, जो हमारे समाज में दिखावा होता है उस दिखावे को भी यहाँ पर उजागर किया है।
तो बच्चों ये था चैप्टर, ये बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं कि किस तरह से दिखावे में लोग जीते हैं और कैसे दिखावे अपने प्राकृतिक चीज़ों को, अपने ओरिजिनल चीज़ों को छोड़कर वो दिखावा करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न अभ्यास है आपके पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं, इसको मैं पढ़ देती हूँ। बहुत आसान है, आप इनको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, कहानी को भी पढ़िए और इससे आप लिख सकते हैं कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे अपने बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। किस हाव भाव से पता चला कि लेखक को डिब्बे में आते देखकर नवाब साहब की आंखों में सबसे पहले तो क्या हुआ, असंतोष छा गया। फिर लेखक को के आने से लेखक को ऐसा लगा जैसे उन्हें एकांत, नवाब साहब के एकांत में बाधा पड़ गई है। लेखक से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो खिड़की के बाहर खाली देखने का एक नाटक क्या दिखावा कर रहे थे। साथ ही क्या कर रहे थे, डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को ये बात का अंदाज़ा हो गया कि नवाब साहब को उनका आना पसंद नहीं था और वो उनसे बात करने के लिए ज़रा भी उत्सुक नहीं थे। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उसका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब के मन में जो थी अपनी नवाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी और वो हमेशा अपनी नवाबियत के बारे में बात करते दिखे इसमें। और इसीलिए जो एक नॉर्मल सामान्य समाज के तरीक़ों को वो हमेशा ठुकराते रहे होंगे और नए नए तरीक़े खोजते रहे होंगे अपनी नवाबियत को जताने के लिए, अपनी अमीरी को प्रकट करने के लिए। तो नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लेखक उस डिब्बे में घुसे, उन्हें देखकर उनको अपनी नवाबी याद आ गई और वो उन्हें अपनी नवाबियत दिखाने का अवसर मिल गया। और इसीलिए दुनिया की जो तरीके होते हैं, जिस तरीके से रीत से हट के खीरे को केवल सूंघ के बाहर फेंकने का आडंबर उन्होंने किया और इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी और नवाबियत की धाक जमा ली। तो ये रहा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यशपाल के विचारों से हम भी सहमत हैं, क्योंकि बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि जब तक कोई घटना नहीं होगी, जब तक कोई कैरेक्टर नहीं होगा, किसी तरह की विचारधारा, किसी विचार को पकड़ के नहीं चलेंगे, हम कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना। अतः जब घटना नहीं होती तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य तो अवश्य होना चाहिए। तो इसीलिए इस बात से हम संतुष्ट हैं, इस बात को हम मानते हैं और इनके विचारों से हम भी सहमत हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे बच्चों? ये आप आराम से अपने हिसाब से सोच के करिए। बाकी के ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे, आसान हैं, इनको भी आप करिए। तो बच्चों यहाँ पे ये था लखनवी अंदाज का नामक पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और ऐसा है तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसके साथ साथ जहराज क्लासेस जो कि साइंस और इंग्लिश के चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।